की मेज़बान मिर्जान ताहिर और आज हम फिर से कश्मीर पेट्रियट के एक स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट पे मुलाकात हो रही है हमारी आपसे। हर बार की तरह हम हेल्थ फर्स्ट में हर हफ्ते करते हैं कुछ स्पेशल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात, और इनसे बात करने के लिए हमारे साथ इनके माहिर अमराज डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं। आज हम ऐसे ही किसी बिल्कुल आम तरह पाए जाने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो कि ख़वातीन को के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आसिफ इकबाल। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम, थैंक यू। तो अभी की जो सोसाइटी में अभी के टाइम में जो प्रॉब्लम्स पाई जाती है वुमेन में, या जो छोटी लड़कियां हैं आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द एज ऑफ प्यूबर्टी ऑफ गर्ल्स, जो पहली प्रॉब्लम्स पाई जाती है वो पीसीओएस या इरेगुलर पीरियड्स के बारे में प्रॉब्लम्स होती हैं। आप इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज हमारी सोसाइटी जो स्पेशली कश्मीरी सोसाइटी है, यहाँ पे जो टीन्स हैं या रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ में जो लड़कियाँ हैं, दे आर सफरिंग क्वाइट लॉट बिकॉज ऑफ दिस पीसीओएस। इसमें मेन दिक्कत ये है कि जो हमारा हीटिंग हैबिट्स हो गया है, जो पिछले 10-20 साल से हमारे ईटिंग हैबिट्स हो गए वो बहुत चेंज हो गए हैं। हम ज़्यादा इंक्लाइन हो गए टूवर्ड्स फास्ट फूड विच प्लेज अ बिगर रोल इन द ऑनसेट ऑफ पीसीओएस। दिस पीसीओएस हैज़ बीन सीन कि ऑन द राइज है, प्लस इसकी जो इंसिडेंस रेट है, या हमारे अगर इंडिया की बात करें तो इट्स बिटवीन 3 to 20%. So this means quite a big chunk of girls is suffering from this disorder. ये PCOS सिर्फ irregular periods नहीं करता है, in the long run it's one of the major causes of infertility, and that leads to a stigma on our society, especially on the girls. So it's better कि अगर पहले से एक लड़की को उसके खाने पीने के हिसाब और बाकी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, so that आगे जाके उसको ये दिक्कत ना हो। अगला सवाल पीसीओएस के बाद इनफर्टिलिटी पे ही जाता है। अभी का जो है, अभी के टाइम में जो सारी हैं, मतलब प्राइम में जो भी औरतें हैं, अ लॉट ऑफ वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। काफ़ी सारे, इनफैक्ट इससे तो काफ़ी सारे और भी एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। इनफैक्ट इससे तो डिवोर्स रेट्स भी काफ़ी बढ़ गई बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है पीसीओएस से ही। तो आपका इनफर्टिलिटी के बारे में क्या कहना है? इसका क्या ट्रीटमेंट है? वेदर देयर इज अ क्योर और समथिंग फॉर दैट? इनफर्टिलिटी इज लाइक ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग दिस इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन श्रीनगर और इन कश्मीर। हाँ, फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल वेयर पीसीओएस प्लेज अ बिगर पार्ट, because it has been seen that PCOS patients, they conceive but with so much pain and agony. We are forgetting one thing, that in infertility some other person is also responsible for having a baby, that's the husband. Husband's role is as important as a woman, as a wife, because it has been seen that 50% of the infertility cases are because of husbands and only 40% are because of the wives, and the remaining 10% are unexplained. So in our society हमारा यही यहाँ पे है कि बस औरत ही रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी की। ये बहुत गलत बात है। दिस ट्रेंड शुड चेंज। मेल्स जो है, मेल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, मेल्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनफर्टिलिटी। सो फीमेल्स का क्या है कि हाँ, इनफर्टिलिटी है तो ओनली जो घर में होती है, बहू आपकी यहाँ बेटी है, बहन है, या जो भी रिलेटिव है, हर कोई पॉइंट करता है कि सिर्फ इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हमारा जो कल्चर है उसको चेंज होना पड़ेगा, एक मेल को सामने आना पड़ेगा, बिकॉज हमारी जो सोसाइटी में मैंने जितनी मेरी प्रैक्टिस है 5-6 साल की, मैं देखा है कि मेल्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनफर्टिलिटी इन आवर सोसाइटी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड्रोमेट्रियोसिस पाया जाता है काफ़ी सारे, इनफैक्ट शादीशुदा औरतों में भी और जो कंवारी लड़कियां हैं उनमें भी। इनफैक्ट अभी तो रीसेंट सेंसस में 4 to 16% ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 26 उनमें एंडोमेट्रियोसिस पाई गई है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि व्हाट कॉजेज दीज प्रॉब्लम्स, और इसके लिए वुमेन को सर्जरी ही करानी है, या इनफैक्ट अभी के जो टाइम में एडवांस्ड कुछ ड्रग्स आए हैं इनको ठीक करने के लिए? एंडोमेट्रियोसिस जो देखा गया है कि ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स में ज़्यादा पाया जाता है, स्पेशली जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, जो मतलब फ्रॉम गुड फैमिलीज़, उनमें ज़्यादा पाया जाता है।
तो ये इट्स नॉट है कि ये ट्रीटेबल नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकता। हाँ, इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन इनफर्टिलिटी। तो इसमें क्या है कि इंडोमेट्रियोसिस की अपनी थ्योरीज है कि क्यों होता है, कैसे होता है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मैं इतना बोलूँगा कि हाँ, इफ़ ए पेशेंट इज़ हैविंग इंडोमेट्रियोसिस दिस इज़ वेरी मच क्यूरेबल। इतना नहीं है कि हाँ कि जब ग्रेड 4 होगा, टाइप 4 होगा, जिसमें आपका पेल्विक फ्रोजन पेल्विस होगा, जहाँ पे मतलब ग्रॉस इंडोमेट्रियोसिस हो गया एब्डोमेन में, तब जाके यू कैन गो फॉर लेप्रोस्कोपी फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। हम इसको एज ट्रीट कर सकते हैं कंजर्वेटिवली भी, हम इसको मेडिसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं, हम टैबलेट से भी कर सकते हैं, हम इंजेक्टेबल से भी कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं। लेप्रोस्कोपी का रोल है, इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड, यू कैन गो फॉर डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी इन केस ऑफ इंडोमेट्रियोसिस। सो ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटेबल नहीं है, दिस इज़ वेरी मच ट्रीटेबल। एक और प्रॉब्लम देखी गई है ख्वातीन में, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। लगभग आम ही है, ऐसे मतलब आम तौर पे पाई जाती है ऐसी प्रॉब्लम्स लड़कियों में। तो इसके क्या से मतलब हम यूजुअली उनको कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए, इसको कैसे ट्रीट करना है, यही प्रिकॉशंस बता दीजिए। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो है ये हमारी जो सोसाइटी है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे भी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा है। और थ्रू आउट इंडिया देखा जाए तो वहाँ पे उतनी इंसिडेंस नहीं है जितनी यहाँ कश्मीरी पीपल में है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की, और ये ज़्यादातर नीग्रोज में देखा जाता है। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का ये है कि देयर इज़ अ जेनेटिक टेंडेंसी टू फॉर ग्रोइंग फाइब्रॉइड्स। हाँ, इसमें टाइप्स होते हैं, फिर कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं जो हैम्पर करते हैं आपके चांसेस ऑफ दिस फर्टिलिटी। कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं जो यूट्रस के ऊपर होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है, ना तो फर्टिलिटी पे ना तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स में। हाँ, दे आर वेरी मच ट्रीटेबल। आप मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हो, आप ऑपरेशन होगा, ओपन लेप्रोटमी से भी निकाल सकते हो, या ज़्यादा ट्रेंड आजकल ये है कि जितना अगर फाइब्रॉइड छोटा सा है तो यू शुड गो फॉर लेप्रोस्कोपी, जो हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत कम देखा जाता है कि लोग लेप्रोस्कोपी के लिए ज़्यादातर तैयार नहीं होते हैं। आई डोंट नो व्हाट आर द कॉजेज, मे बी कॉज फैक्टर का होगा, बट यू शुड, इट्स इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर फाइब्रॉइड छोटे छोटे हैं तो लेप्रोस्कोपी इज़ द बेस्ट थिंग। अभी का हॉट टॉपिक है कश्मीर में कि सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं रादर दैन द नॉर्मल वजाइनल डिलीवरीज। इसके क्या वजूहात हो सकते हैं? इसमें दोनों साइड्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पेशेंट के पास टाइम ही नहीं है, पेशेंट इज़ नॉट रेडी टू गो थ्रू द एग्नी एंड पेन ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। डॉक्टर के पास भी टाइम नहीं है। अब डॉक्टर के पास टाइम इसलिए नहीं है कि बिकॉज यू कैन नॉट गो फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ए नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट फॉर कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स। उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपको बेबी को चेक करते रहना है, आपको बेबी को मॉनिटर करते रहना है कंटिन्यूसली। हर पेशेंट के लिए एक मशीन होती है, इसको हम CTG मशीन बोलते हैं, वो हर पेशेंट को लगा होना चाहिए ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी। बट अनफॉर्चुनेटली हम LD में भी काम किया, वहाँ पे हमारे पास 3 या 4 ऐसी मशीन है जिसमें, और पेशेंट रश इतना रहता है कि हम डेली 1-1 या 2-2 कर सकते हैं उस पेशेंट का। सो इसके लिए आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए, दैट्स वन थिंग। नंबर 2, पेशेंट भी रिस्पॉन्सिबल इसलिए है क्योंकि पेशेंट आजकल जो है वो उस पेन और एग्नी के थ्रू नहीं गुजरना चाहते हैं, तो वो इसलिए वो ज़्यादातर सिजेरियन सेक्शंस को प्रेफर करते हैं। काफ़ी सारे ख्वातीन का सवाल है कि जो भी प्रेग्नेंट वेमेन है, व्हेन दे गो थ्रू द सिजेरियन सेक्शन दे आर एडमिनिस्टर्ड एनेस्थीसिया। सो टू व्हाट एक्सटेंट इज दैट दोज एनेस्थेटिक्स आर effective, or you can say they cause side effects on the child they are carrying in the womb? No, हम 2 टाइप्स के एनेस्थीसिया देते हैं अगर सिजेरियन सेक्शन में हम मतलब एक कोई लेडी अगर प्रेफर करती है सिजेरियन सेक्शन, तो वी गिव 2 टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया दिया। एक तो जनरल एनेस्थीसिया होता है, एक तो आपका स्पाइन एनेस्थीसिया होता है। प्रेफरेबली जहाँ पे भी मतलब सिजेरियन सेक्शन, यहाँ पे आप कश्मीर की बात करें या बाहर की बात करें, तो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं स्पाइन एनेस्थीसिया। उस स्पाइनल एनेस्थीसिया का एज सच कोई इफेक्ट बेबी पे नहीं होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, फटाफट बेबी निकल जाता है, तो उतना इफेक्ट बेबी पे नहीं होता है। हाँ, कुछ जनरल एनेस्थीसिया के बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर बेबी आप टाइम लगता है बेबी को निकलने में,
या फॉर वट एवर रीजन्स, तो उस टाइम बेबी के इफेक्ट्स आ सकते हैं. सो इसलिए अगर सीजरियन सेक्शन आपको कराना ही है तो इट्स बेटर टू गो फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, जो लोकल एनेस्थीसिया है. दैट्स वेरी सेफ फॉर द बेबी एज वेल एज फॉर द मदर. और काफ़ी मतलब एक पूछा जाता है यूजुअली डॉक्टर्स से सवाल, या डॉक्टर्स के पास केसेस आते हैं काफ़ी सारे गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के, और कोई सिस्ट हो वो उसमें होम्योस्टेसिस आ जाए तो फैलना, इसमें काफ़ी सारी सर्जरीज होती हैं, जैसे वजाइनल कैंसर्स है, सर्वाइकल कैंसर्स हैं या वल्विक कैंसर्स. आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहाँ हमारे कश्मीर में जो है हम बहुत किस्मत वाली, वी आर फॉर्चुनेट एनफ दैट वी डोंट सी सो मेनी केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स विच आर वेरी मच कॉमन इन रेस्ट ऑफ द इंडिया. यहाँ पे ज़्यादातर कॉमन यही है, ओवेरियन ट्यूमर्स आर वेरी कॉमन बट दे हैव गॉट अ वेरी गुड प्रोग्नोसिस. ऐसा नहीं है कि ओवेरियन ट्यूमर्स आर नॉट क्यूरेबल, दे आर वेरी मच क्यूरेबल. प्लस आपका यूट्राइन ट्यूमर्स होते हैं, इंडोमेट्रियल ट्यूमर्स होते हैं, दे हैव ऑल्सो गॉट वेरी गुड प्रोग्नोसिस. इसमें इन पेशेंट्स का रोल ये है कि दे शुड कम जब भी उनको सिम्टोमेटिक कोई फील लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, स्पेशली पोस्ट म्यूनोपाजल वुमन जिनका पीरियड्स बंद हो चुका है, अगर उनमें कोई पोस्ट म्यूनोपाजल ब्लीडिंग हो रही है या कुछ उनको ब्लॉटिंग लग रही है, पेट फूल रहा है या अंदर कुछ लग रहा है, दे शुड गो टू द डॉक्टर एट द अर्लीस्ट, बिकॉज इनमें बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस है. ये नहीं दिमाग में रखना है कि कुछ हो रहा है बस मुझे मरना है, ऐसा कुछ नहीं है. दे आर वेरी मच क्यूरेबल, वेरी मच ट्रीटेबल, स्पेशली ओवेरियन ट्यूमर्स एंड यूट्राइन ट्यूमर्स. अब सर्वाइकल कैंसर्स यहाँ पे उतने कॉमन नहीं है, दे हैव गॉट वेरी बैड प्रोग्नोसिस. उसमें हमें बाकी कीमोज एंड रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है. और वल्वल और वजाइनल ट्यूमर्स भी यहाँ पे कश्मीर में बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कम है. तो हमें जो आजकल यंग लड़कियां हैं, लाइक जो अभी का देखेंगे आप यूथ, we all eat more I think junk food rather than the food we get from home. तो अभी के जो मतलब हम सेम यही 18-24 के एज ग्रुप में या 13 के बाद के जो एज ग्रुप में आती हैं लड़कियां, इनको मतलब बहुत ही सीवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, या यूजुअली आते हैं ऐसे केसेस कि यूट्राइन वॉल जो है वो काफ़ी थिन है. ऐसे वीकनेसेस इनका फूड की वजह से काफ़ी इफेक्ट रहता है, यूजुअली डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं. तो आप जो है इन छोटी छोटी बच्चियों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कौन से फूड्स अवॉइड करें, तो क्या ऐसा खाएं कि जिनकी वजह से उनकी जो है रिप्रोडक्टिव वीकनेस या ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो है वो थोड़े ठीक हो सकें? मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का जो ये बहुत कॉमन आम है, और ये इट्स ए गुड थिंग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स अगर हो रहे हैं, बिकॉज देयर इज रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ऑल विच कॉज पेन, जो ओवुलेशन के टाइम पे निकलता है. द थिंग कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ही मतलब ओनली प्रॉब्लम लड़कियों के साथ है और दैट्स रिलेटेड टू फूड, ऐसा कुछ नहीं है. जो लड़कियां हैं आजकल की 15 आफ्टर 15 ईयर्स टिल 25 ईयर्स, उनको अपना ईटिंग हैबिट चेंज करना पड़ेगा. मैं आपको पहले ही बोला कि जो PCOS हमारा है, दिस ऑन द राइज एंड इट्स कॉजिंग सो मच पेन इन आवर सोसाइटी. तो इसके लिए इनको ये देखना है कि जो उनका चिप्स का या कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, फ्रेंच फ्राइज लेते हैं, और स्पेशली वो पनीर के प्रोडक्ट्स या घी, बटर, दूध का जो भी कोई प्रोडक्ट होता है, या सोयाबीन वो खाते रहते हैं रस्तों पे, या न्यूट्रीज एंड ऑल. ये जो चीज़ें हैं, एक लड़की को ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें जितना जल्दी हो सके या तो कम क्वांटिटी में लें या तो बंद ही करें, बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑनसेट ऑफ PCOS इन ये जो छोटी छोटी लड़कियां हैं. तो ये ईटिंग हैबिट चेंज करो. अंडे खाओ, योग मत खाओ, अंडे खाओ, मच फिश खाओ, जितना खा सकते हो, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो खाओ. इन चीज़ों को अवॉइड करो. इस पर और फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ. हाँ, फ्रूट्स में आप एक दो चीज़ें अवॉइड करो, जैसे मैंगो है, मैंगो को अवॉइड करो. बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं वो खा सकते हैं. फास्ट फूड को बंद करो, बाहर नहीं खाओ, पिज़्ज़ा मत खाओ, बर्गर्स मत खाओ, बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर रिलेटेड टू आवर दिस PCOS. अभी के यूथ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस. सो a lot of girls usually ask these questions to their doctors कि स्ट्रेस का क्या इफ़ेक्ट रहता है menstruation menstrual cycles को लेकर, whether irregularity या कुछ के तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं. यूजुअली डॉक्टर्स कहते हैं स्ट्रेस की वजह से भी इस पर काफ़ी इफ़ेक्ट
पड़ता है तो इंसान को जो स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, तो आपका क्या कहना है किस हद तक जो है स्ट्रेस इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है? स्ट्रेस प्लेज रोल, डेफिनेटली स्ट्रेस का रोल है। हम आजकल की लड़कियां जो है अनवांटेड स्ट्रेस में बोलूँगा, फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके, तो स्ट्रेस जितना आप लोगे योर पीरियड्स एंड योर फर्टिलिटी पावर उतना कम हो जाएगा, उतना इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो इट्स बेटर स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, ऐश करो, मज़े लो, अपनी जो लाइफ है जिस हिसाब से आप चाहते हो उस हिसाब से जियो। ये नहीं है कि आपको घर वाले बोलेंगे कि ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी लाइफ है, खुद डिसाइड करो क्या करना है, बट अच्छा काम करो। और बस मैंने वही बोला कि फिर अपने ईटिंग हैबिट्स जो है वो चेंज करो, क्योंकि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस का डेफिनेट रोल होता है आपकी फर्टिलिटी इस पे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एग पे इफेक्ट डेफिनेटली आता है स्ट्रेस का। सो स्ट्रेस फ्री रहो, मौज करो। ओके एक और सवाल है, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। दे से कि ये जो मतलब कश्मीर में कुछ एरियाज़ या कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो शादियां जो है आपस में रिलेटिव्स में, इनफैक्ट क्लोज रिलेटिव्स में होती हैं शादियां, जैसे कि जो इसके बाद उनके ऑफ स्प्रिंग्स आते हैं, लाइक 2 कजन्स में शादी हो गई, उनका बच्चा हो गया, उसको जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, यूजुअली पाया गया उनके आंखें बहुत ख़राब होते हैं। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप फैमिलीज में शादी कर लेते हो, उनको हम कंसैंगुइनस मैरिज बोलते हैं। हाँ, कुछ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं टू द ऑफ स्प्रिंग्स, बट डायरेक्टली रिलेटेड टू द विजन ये ऐसा कुछ नहीं है। Actually, there are a lot of problems. In fact, a lot of people say that the kids who are born from these like interfamilial marriage, they turn out to be stupid. नो, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है कि हाँ, कुछ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं फ्रॉम हम, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, वो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। मैं इतना बोलूँगा कि कुछ डिसऑर्डर्स हैं, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, जो आपके ग्रैंड फादर्स से या आपके ग्रैंडफादर्स या फादर से जो ट्रांसमिट हो सकते हैं आपके ऑफस्प्रिंग को, अगर आपकी शादी आपके कज़न या आपके जो भी रिलेटिव के साथ होती है। तो कजिन्स के आपस में शादी होने से ऐसे प्रॉब्लम्स जो ट्रांसमिट होना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इन चीज़ों की? जी हाँ, उनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या कि जो भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं वो तो होने ही होने हैं। अगर आपके कजन्स के बीच में शादी हुई, आपकी कोई हिस्ट्री रही, फैमिली हिस्ट्री पुरानी की कोई प्रॉब्लम आपके ख़ानदान में थी जो ट्रांसमिट हो सकती है, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं ट्रांसमिट होने के। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, हम बहुत ही शुक्रगुजार है कि आज आपने हमें अपने बहुत ही कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया ताकि हम अपने नाजरीन के सवालों के जवाब दे सकें, अभी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात भी हो सके। थैंक यू सो मच। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे करते हैं फिनिश। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। दीजिए अपनी नाजरीन मिर्जान ताहिर को इजाज़त। अगले हफ्ते फिर किसी नए हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में किसी नए डॉक्टर से बात करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।